अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। टाइटन और टाइटैनिक, दो मुख्तलिफ जहाज लेकिन एक जैसी किस्मत। एक तकरीबन 111 साल पहले तकरीबन 1500 मुसाफिरों के साथ समंदर में गर्क हो गया और ये समंदर था नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और एक सन 2023 में आज से चंद दिन पहले अपने 5 मुसाफिरों के साथ गर्क हो गया। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ दौर, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन नतीजा एक ही। ये हुआ क्यों? कौन सी ऐसी वजूहात थी कि जिनकी बिना पर 2023 में हमें एक ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है जो कि हम इस सदी में तकरीबन नामुमकिन तस्वुर करते हैं। Why did all of this happen? ऐसा क्यों हुआ? बहरी जहाज टाइटैनिक के बारे में आप ना सिर्फ फिल्म देख चुके होंगे, बल्कि अगर आपको तजस्सुस है तो अपने इस चैनल के ऊपर हम एक बहुत तफसीली वीडियो भी बना चुके हैं। आज हम खास तौर पर बात करते हैं टाइटन की। ये ओशन गेट का एक छोटा सा सबमर्सिबल जहाज था, जिसे आम इस्तिलाह में सबमरीन भी कहा जाता है या आबदोज भी कहा जाता है। लेकिन ये आबदोज हमारी दूसरी फाइटर आबदोजों से मुख्तलिफ थी। इस आबदोज को स्पेशली इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि वो तमाम के तमाम हजरात जो कि टाइटैनिक का मलबा ज़ेरे समंदर देखना चाहते हैं, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर डाइव करना चाहते हैं और जाकर ख़ुद अपनी आंखों से टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करना चाहते हैं, वो ये काम सर अंजाम दे सके। हर सबमरीन की एक ख़ास सलाहियत होती है, हर सबमरीन के अंदर एक ख़ास कैपेसिटी होती है कि कितनी डेप्थ तक, यानी कि कितनी गहराई तक वो समंदर के अंदर जा सकती है। क्योंकि समंदर के अंदर आप जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, आपके ऊपर समंदर का दबाव बढ़ता जाता है। होता तो ये पानी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चंद फुट या चंद मीटर का पानी तो नहीं होता। इट इज माइल्स एंड माइल्स ऑफ वाटर, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ऑफ वाटर। समंदर के अंदर टाइटैनिक जहां पर दफन है, वो जगह समंदर की सतह से तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर पानी के अंदर मौजूद है। यानी कि उसके ऊपर जो पानी का कॉलम है वो तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे के पूरे पानी के वजन को अब आप काउंट इन करें। वो तमाम चीजें जो कि उस जगह पर मौजूद हैं, वो तमाम मखलूक भी जो वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर इतना ही पानी का प्रेशर लग रहा होता है। और ये पानी का प्रेशर कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये तकरीबन 3000 से 6000 PSI तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पानी के अंदर कितने नीचे तक गए हुए हैं। इन सब मरीन्स को खास तौर पर इसलिए बनाया जाता है कि वो पानी के इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इससे पहले कि हम प्रेशर की मजीद बात करें, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त अरेबियन सी के अंदर मौजूद हूँ, यानी कि बहीरा अरब के अंदर। और अगर आपको इस वक्त कैमरे में महसूस हो रहा हो तो मेरे पीछे समंदर आपको ऊपर और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा होगा। इफ यू कैन सी इट, दिस इज नॉट एन एनिमेशन। आपको पानी के ऊपर लहरें को खास नजर आ नहीं रही हैं, बट देयर इज स्वेल। पानी के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हमारे जहाज, इतने बड़े जहाज को भी आराम से स्विंग करवाता है। नेचर हैज इट्स ओन पावर। इस सबमरीन को बनाते हुए यकीनन बहुत सारी सेफ्टीज का ख्याल रखा गया, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि इन रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना। उन रूल्स में से एक रूल ये भी होता है कि आपकी हर वो चीज जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा हो, उसको कभी भी आपने चौकोर नहीं बनाना। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें जहाज की क्लोज विंडोज का जिक्र है और ये राज आपको बताया गया है कि जहाज की बंद खिड़कियों के पीछे राज होता क्या है। उसमें एक पॉइंट मेरा ये भी था कि जहाज की कोई भी खिड़की चौकोर नहीं होती, जहाज की तमाम खिड़कियां कॉर्नर्स पे राउंड होती हैं। इनको आप राउंड रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप हवाई जहाज की खिड़कियों के ऊपर भी गौर करें तो वो भी कभी भी चौकोर नहीं होती, क्योंकि हवा में और समंदर में हमें अक्सर स्ट्रेसेस का सामना करना होता है और इनमें से अक्सर फटीग स्ट्रेसेस होती हैं, यानी कि ऐसी स्ट्रेसेस जिनके अंदर ये कोशिश ये होती है कि वो जहाज के मेटल को तोड़ दें, क्रैक कर दें। ये जो राउंड कॉर्नर्स होते हैं, ये हमें स्पेशली इस चीज में मदद करते हैं कि कोई भी किसी किस्म का क्रैक डेवलप ना होने पाए। वो चीजें जो कि पानी के अंदर जाती हैं, उनके ऊपर खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उनकी शेप कभी भी स्क्वेरिश नहीं होनी चाहिए, उनकी शेप हमेशा राउंडिश होनी चाहिए। इसीलिए जो सबमरीन्स आपको नजर आती हैं, इवन फाइटर सबमरीन्स, उनका स्ट्रक्चर कभी भी सीधा चौकोर नहीं होता, राउंड होता है, गोलाई में होता है। इस सबमरीन के अंदर खास तौर पर एक काम ये किया गया था कि ज्यादा लोगों को सबमरीन के ऊपर उठाने के लिए इसकी लंबाई को बढ़ाया गया था। और लंबाई को बढ़ाने के लिए फिर एक और चीज जो इस्तेमाल की गई थी वो था कार्बन फाइबर और टाइटेनियम। टाइटेनियम इज रिकमेंडेड। प्रेशर पड़ रहा है तो आप टाइटेनियम को इस्तेमाल करें। कार्बन फाइबर इज नॉट रिकमेंडेड। इस सबमरीन के जो मौजिद थे जिनका नाम है रश, उनका कहना यह था कि अपनी इस सबमरीन को बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स को बेंड किया है और मैं चाहता ये हूं कि दुनिया मुझे याद रखे इस चीज की बिना के ऊपर कि मैंने कुछ रूल्स को बेंड करके और कुछ रूल्स को तोड़ के आपके लिए एक नई चीज तरतीब दी। महसूस कुछ इसी तरीके से होता है कि उन्होंने ये जो तब्दीली की थी और दरमियान में जो उन्होंने कार्बन फाइबर फिट किया था, वही शायद इस सबमरीन के इख्तिताम का
सबब बना हो। इस सबमरीन के बारे में एक और अहम बात यह है कि इस तरह की सबमरीन्स कभी भी डायरेक्टली जमीन से चलकर या जमीन के पास से चलकर समंदर में नहीं जाती। ये सबमरीन एक और जहाज से लॉन्च की जाती है जिसको कहा जाता है मदरशिप। ये जो टूर पूरा का पूरा प्लान किया गया था, ये प्लान किया गया था 17 जून यानी कि इतवार के दिन के लिए, और इसके ऊपर 5 मुसाफिर मौजूद थे। इनमें से पहले तो ऑब्वियसली वही थे स्टॉकटन रश, जो कि इस सबमरीन के मौजूद भी थे और जिन्होंने इस सबमरीन को पूरी को तैयार भी किया था। इस सबमरीन के ऊपर जो 4 मुसाफिर मौजूद थे उनमें थे एक हैमिश हार्डिंग जो कि एक ब्रिटिश मिलियनेयर हैं। इसके ऊपर शहजादा दाऊद सवार थे जो कि एक पाकिस्तानी बिलियनेयर हैं। उनके बेटे सुलेमान इसके ऊपर मौजूद थे और चौथे थे फ्रेंच नेवी के एक वेटरन पीएच नार्जियोले। ये पांचों के पांचों अफराद इस सबमरीन में सवार हुए और 17 जून को 1 बजे इस सबमरीन ने अपना डाइव करना शुरू किया। अगर आप इस सबमरीन का किराया जानना चाहते हैं तो वो था तकरीबन $2,50,000 फी बंदा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आई थॉट कि शायद आप में से कुछ लोग जानना चाहें, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। इस सबमरीन को लॉन्च किया गया था इसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से और ये तकरीबन 435 मील दूर थी न्यू फाउंडलैंड से। ये बाय द वे वो रेक साइट है जहाँ के ऊपर टाइटैनिक बरी हुआ हुआ है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था। आपको बताने के लिए मैं दोबारा बता दूं कि टाइटैनिक का जो मलबा जब गया था पानी के अंदर और जब वो 2 हिस्सों में टूटा था, तो चूंकि पानी के अंदर बहाव होता है, करंट होता है, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ, तो अगले और पिछले हिस्से के दरमियान में फासला ठीक ठाक है। इट इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास फासला है दोनों के दोनों हिस्सों के दरमियान में। तो ये बेसिकली डाइव जहाँ पे कर रहे थे वो फॉरवर्ड हिस्सा था। इस सबमरीन का जो राब्ता होता था अपनी मदरशिप के साथ यानी कि पोलर प्रिंस के साथ जो राब्ता था वो होता था वाया टेक्स्ट मैसेजेस। 1 बजे से डाइव करना शुरू किया, तकरीबन 2:45 के ऊपर वो वक्त था कि जब पोलर प्रिंस का राब्ता टाइटन से मुनक़ता हो गया। इस चीज़ को इनिशियली कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं समझा गया, कोई बहुत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं तस्वुर किया गया, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 डाइविंग ऑपरेशन ऐसे थे कि जिसमें इसका राब्ता पोलर प्रिंस के साथ या उस वक्त जो उसकी मदरशिप थी उसके साथ मुनक़ता हो चुका था। बट इवेंचुअली एवरीथिंग वाज फाइन और ये बोट वापस आ गई थी। इस बोट के अंदर मौजूद होती थी 2 बैटरीज। एक बैटरी अगर ख़त्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अगर दूसरी बैटरी भी 40% तक आ जाए तो फिर ये लाजमी होता था कि जो पायलट है उस बोट का, सबमरीन का, वो उसको वापस सरफेस के ऊपर ले आए, क्योंकि अदरवाइज उस सबमरीन के लिए वापस सरफेस के ऊपर आना तकरीबन नामुमकिन हो सकता था और डेंजरस था लोगों के लिए। और अगर हम इस डाइविंग ऑपरेशन के पूरी ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 2.5 घंटे का डाइविंग ऑपरेशन इसने होना था। लेकिन 15 मिनट बाद ही तकरीबन 3 बजे अपना फाइनल टेक्स्ट मैसेज टाइटन ने सेंड किया जिसमें उसने क्लियरली ये बताया कि दे आर इन डिस्ट्रेस एंड दे नीड हेल्प। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, इतनी देर क्यों की गई कि रात को 10:40 के ऊपर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया कि हमारी सबमर्सिबल जो हमने पानी में भेजी थी, हमारा उससे राब्ता दोबारा नहीं हो पा रहा। ये बात है इतवार की। यूएस कोस्ट गार्ड ने आरसीसी यानी कि रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हैलिफैक्स को राब्ता किया और उनको कहा कि आप फौरन मदद के लिए पहुंचे, जो कि कनाडा में है, और यूएस कोस्ट गार्ड ने खुद भी अपना सारा का सारा जो काम करना होता है वो उन्होंने शुरू किया। और जब ये यूएस कोस्ट गार्ड ने एमआरसीसी को राब्ता किया था उस वक्त सुबह के 2 बज रहे थे और मंडे ऑलरेडी हो चुकी थी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑब्वियसली पहली चीज तो होती ही ये है कि आपने सबसे पहले उस रैक को, उस जगह को, उस जहाज को ढूंढना है और उसको ढूंढना ही सबसे बड़ा मसला साबित हो रहा था। अंडर वाटर सोनार से गेजिंग की गई ये ढूंढने के लिए कि फाइनली देखा जाए कि अगर मलबा है तो मलबा कहाँ पे है और अगर सबमरीन है तो सबमरीन कहाँ पे है। लेकिन बहरहाल कोई भी चीज ऐसी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर एक चीज ऐसी रिवील की गई जो कि पहले नहीं बताई गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन थर्सडे तक जारी रहते हैं, लेकिन थर्सडे को यूएस कोस्ट गार्ड एक ऐसी चीज बताती है दुनिया को जो कि उन्होंने पहले नहीं बताई थी। और ये चीज उन्होंने दुनिया को तब बताई जब एक डिब्री फील्ड उस चीज को कहा जाता है कि मलबे का ढेर, जब एक मलबे का ढेर नॉर्थ अटलांटिक में दरियाफ्त हुआ और जिसके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा हुए कि शायद ये उसी सबमरीन का है। इस डिब्री फील्ड के डिस्कवर होने के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने यह बताया कि इतवार वाले दिन समंदर की सतह से तकरीबन 3,800 मीटर नीचे उनको एक ऐसी आवाज उन्होंने डिटेक्ट की थी जो कि बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे एक इम्प्लोजन हुआ। अब ये इम्प्लोजन क्या चीज होती है? जब कोई चीज बाहर की जानिब फटे तो वो एक्सप्लोजन होता है, जब कोई चीज अंदर की जानिब फटे और एकदम कोलैप्स हो जाए तो उसको इम्प्लोजन कहा जाता है। इस सबमरीन के बारे में तस्वुर ये किया जाता है कि पानी के अंदर जाके इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया। जब सबमरीन का स्ट्रक्चर फेल हुआ तो वो तकरीबन 3,800 मीटर पानी के नीचे थी। 3,800 मीटर पानी के नीचे होने का मतलब ये है कि उस पर टन्स एंड टन्स का उस वक्त वजन मौजूद था। इतने प्रेशर के अंदर जब एक स्ट्रक्चर इम्प्लोड हो और इस सबमरीन के साइज को मद्देनजर रखा जाए तो तकरीबन 2 मिलीसेकंड कुल वक्त लगा होगा इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इम्प्लोड होने में। इम्प्लोड होने का मतलब ये है कि एकदम पिचक गया। और जब ये पिचकता है और खासतौर पर जब सबमरीन का स्ट्रक्चर पिचकता है तो अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ाया जाए तो वो एकदम एक्सप्लोड होते हैं। हमारे जहाज का इंजन इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है
कि हम प्रेशर डेवलप करते हैं पिस्टन से, अंदर हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोड होते हैं और पिस्टन वापस ऊपर आता है। ये जब इम्प्लोजन हुआ तो इम्प्लोजन होने के फौरन बाद एक्सप्लोजन हुआ होगा, और इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन इतना जल्दी हुआ होगा कि उसके अंदर जो इंसान बैठे होंगे उनको शायद ये अंदाज़ा भी ना हुआ हो कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि 2 मिली सेकेंड इम्प्लोजन में लगे होंगे और 5 से 10 मिली सेकेंड एक्सप्लोजन में। और एक इंसान के ब्रेन को ये चीज़ सॉर्ट आउट करने के लिए कि हो क्या रहा है, उसको तकरीबन 25 मिली सेकेंड का वक्त दरकार होता है। यही वजह होती है कि अगर 2 इंसानों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक तानी हुई हो तो बेहतर ये होता है कि एक इंसान फायर ना करे, क्योंकि पहला इंसान जब फायर करता है तो दूसरे इंसान ऑटोमेटिकली 25 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ट्रिगर दबा देगा और दोनों की मौत वाक़या हो सकती है। बहरहाल ये तो एक साइड की बात थी जो मैंने आपको बता दी, लेकिन हकीकत यही है कि इम्प्लोजन के नतीजे में उस सबमरीन के ऑक्यूपेंट्स को पता ही नहीं चला होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। इसकी पूरी की पूरी तफसीलात सामने हमारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक या तो उस रैक को प्रॉपरली स्टडी ना किया जाए, और या जब तक उस रैक को समंदर में से निकाल कर ज़मीन पर ना लाया जाए और ज़मीन पर लाकर ये तहकीक ना की जाए कि आखिरकार इस पूरे के पूरे इम्प्लोजन का और एक्सीडेंट का क्या वजह बनी और कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से पांचों के पांचों इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। वजह बहरहाल जो भी बनी हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि टाइटन और टाइटैनिक दोनों के दोनों एक ही मुकाम पर 111 साल के डिस्टेंस के बाद डूबते हैं और दोनों के दोनों अपने ऑक्यूपेंट्स की जान का नजराना अटलांटिक ओशन को प्रेजेंट करते हैं। मीन टाइम अगर आप ये देखना चाहें कि टाइटैनिक की असल हकीकत क्या थी और उसकी मुकम्मल कहानी क्या हुई, तो उसके लिए टैप कीजिए यहाँ पे। और अगर आप टाइटैनिक के सिस्टर वेसल ब्रिटेनिक के बारे में जानना चाहें तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे। और अगर आप इनके तीसरे सिस्टर वेसल के बारे में जानना चाह रहे हो तो वो चीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।